हेलो। 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 हाँ। हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अ, हमारे जो डिस्कशन है उसमें आगे चल रहे हैं। अगला चैप्टर जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डिस्कशन शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो पिछला चैप्टर होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पिछला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, वो सारे का सारा जो पूरा चैप्टर है, दैट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। इससे पिछला चैप्टर जो है ना, उसमें स्टेशनरी चार्जेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी है। ठीक है। बट अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस को स्टडी करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात है, पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में जो मेजर डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिजल्ट आपको याद होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिजल्ट होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेट ई inside a conductor is zero. But in current electricity, but in current electricity, E net not equal to zero inside conductor. देखो, अगर हम इसको थोड़ा ढंग से डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नॉन जीरो, ये किस तरीके से आया? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पॉइंट अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे जीरो आ जाता है कंडक्टर के अंदर फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पिछला चैप्टर है ना, तो इसका जो डिस्कशन है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्यों जीरो होता है? देखो, जब किसी कंडक्टर को, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, किसी कंडक्टर या लेटस से मेटल प्लेट है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पे इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। लेफ्ट वाले साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, राइट वाले साइड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो अब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, एक तो ई एक्सटर्नल प्रेजेंट होगा, मतलब एक तो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट प्रेजेंट होगा कंडक्टर के अंदर, और एक ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड। बेसिकली स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंडक्टर के अंदर ना, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो हो जाता है। मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा ही नहीं। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मेटल के चार्जेस इधर उधर रीअरेंज किए, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और एक स्टेडी स्टेट आ गई। स्टेडी स्टेट यानी चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। चार्जेस इधर उधर रीअरेंज करने बंद हो चुके हैं, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना, कभी चार्जेस के स्टेशनरी रहने वाली स्टेडी स्टेट आती ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट पे थोड़ी होगा, करंट तो होता ही चार्ज इन मोशन है। करंट का मतलब है चार्जेस आर इन मोशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो स्टेडी स्टेट कभी आती ही नहीं है। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। ये ऐसे एक मेटल है,
मेटल का कोई सिलेंडर है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है। ये बैटरी बेसिकली, ये बैटरी जो है ना, कंडक्टर में एट ऑल टाइम्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रखती है। इस बैटरी की वजह से कंडक्टर में एट ऑल टाइम्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहता है। ये राइट टू लेफ्ट होगा। और कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऑब्जेक्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गए ना, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आने थे आ गए, वहां पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गए स्टेडी स्टेट में कंडक्टर के अंदर, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो स्टेडी स्टेट आती ही नहीं है ना। इस बैटरी ने कॉन्टिन्यूसली एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है कंडक्टर के अक्रॉस। कंटिन्यूसली इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी रुकते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इधर उधर भागते रहेंगे ऐसे, टकराते हुए अल्टीमेटली दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये जो बैटरी हम कनेक्ट करके रखते हैं ना करंट फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो बैटरी कनेक्ट करके रखते हैं, ये बैटरी एट ऑल टाइम्स, ये बैटरी एट ऑल टाइम्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखती है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा होता है। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर्स नॉन जीरो होता है। ये लिख देता हूं मैं, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी दिस नॉन जीरो ई नेट इज maintained by battery. This non-zero E net uh, is maintained by battery, and this E net inside conductor makes electrons move at all times, hence producing current. हैंस प्रोड्यूसिंग करंट। ठीक है। तो इस वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो कंडक्टर के अंदर एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहता है। ठीक है। आगे चल रहा है। हाँ, अब ये करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? करंट की डेफिनेशन ये तो बच्चों को 12th क्लास में आने से पहले भी पता होती है। करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट को भी मतलब डिफाइन करने के लिए दो इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार करंट को लिखते हैं ऐसे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। कुछ केसेस में ये लिखा होता है डी क्यू बाई डी टी। ये वैसे दो फॉर्म्स क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये दो फार्मूले कौन कौन से हैं? ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, या दोनों सेम है? बताओ। इमीडिएटली इस बात का जवाब आ जाता है, बच्चे दे देते हैं। ये बेसिकली एवरेज करंट है ना, जैसे वो वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं। वेलोसिटी कुछ केसेस में डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखी जाती है, कुछ केसेस में वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी लिखते हैं। तो जब वेलोसिटी हम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख रहे हैं, डेल्टा एस क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी टोटल टाइम। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो वो ना एवरेज वेलोसिटी आती है। दिस गिव्स एवरेज वेलोसिटी। मगर ये तो डेरिवेटिव ही है, डी एस बाई डी टी डेरिवेटिव है, मतलब स्मॉल टाइम डी टी में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो डी एस है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिमिलरली करंट के भी तो ये ये जो दो फार्मूले हैं, यही दो अलग अलग तरीके के करंट्स को बताते हैं। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एक्चुअली गिव्स एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, एवरेज करंट। और ये डी क्यू बाई डी टी है इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज एवरेज करंट ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। एवरेज करंट ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और ये है
इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी। हाँ आगे चल रहा, अच्छा हाँ, और करंट का बाकी तो बड़ा कुछ सिंपल चीज़ें हैं। एस आई यूनिट ऑफ करंट, एस आई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब चार्ज को, हमने चार्ज को उसकी एसआई यूनिट में पुट कर दिया, टाइम को भी उसकी एसआई यूनिट में पुट कर दिया, तो एज ए रिजल्ट करंट अपनी एसआई यूनिट में आ जाएगा। मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि किसी वायर में, किसी वायर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम करंट क्रॉस कर रहा है ना, किसी वायर के थ्रू 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम करंट क्रॉस कर रहा है, तो उस वायर के थ्रू हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन ये भी बच्चों को पता ही होती है। करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। करंट को अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। और वैसे रियलिटी में तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव करते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर लॉक्ड होते हैं, प्रोटॉन्स तो मूव करते नहीं है। रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट लिया जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये आपको पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मान के चलते हैं, क्योंकि करंट को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अलोंग लिया जाता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। हाँ इसके बाद अब जैसे करंट कंटेनिंग सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस शो करते हैं ना, क्योंकि वो हर सर्किट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होती ही है, तो हम शो करते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक रूल होता है, किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करता है ना, तो करंट रेजिस्टेंस के हायर पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड की तरफ फ्लो करता है। ये एक बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है। लिख रहा हूँ मैं, देखो। जैसे ये कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों को पता है ये। तो ये रेजिस्टेंस का पॉइंट एंड ए और ये एंड बी। अगर रेजिस्टेंस में करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है ना, अगर करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है अ, इसका मतलब है कि ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, थ्रू ए रेजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टूवर्ड्स लो पोटेंशियल एंड। ये इसका रीजन क्या है वैसे, कोई सोच के बताओ। करंट हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ ही क्यों जाता है, इसका रीजन। कुछ बच्चे इसका रीजन वैसे बता देते हैं क्लास में, देखो। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिजल्ट होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है, तो आप ये देखो ना, लेफ्ट एंड पे हाई पोटेंशियल है, राइट एंड पे लो पोटेंशियल है। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेजिस्टेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ होगा, यानी ए से बी की तरफ होगा। तो रेजिस्टेंस के अंदर जो फोर्स की अगर हम बात करें एफ इक्वल टू क्यू ई, मतलब कन्वेंशन तो यही है ना। कन्वेंशन ये है कि करंट को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट है, हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ है, तो इस वायर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, उस पे जो फोर्स है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यानी लेफ्ट से राइट लगेगी। और पॉजिटिव चार्ज के मोशन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। तो इसलिए जो करंट है वो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ जाता है। ठीक है, ये लिख देता हूँ। रीजन, as E is directed from high to low potential, hence E inside resistor will be from end A to end B, will be from end A to end B, which makes positive charge move. बस, विच मेक्स पॉजिटिव चार्ज मूव। पॉजिटिव चार्ज रियलिटी में मूव नहीं करता है, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ। रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, बट वो कन्वेंशन मान रखी है ना, करंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे स्टेटमेंट लिख दी जाती है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंड बी से एंड ए की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और बहुत बेसिक सा डिस्कशन कर रहे हैं। कभी किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है वो किस वजह से फ्लो करता है? बैटरी की वजह से। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी की वजह से वो करंट फ्लो करता है। कंसीडर दिस सर्किट, कंसीडर दिस सर्किट। जैसे ये है रेजिस्टर आर, ये बैटरी, इस बैटरी की वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो वी के बराबर है, या उसे ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी की ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेट अस से इट इज इक्वल टू वी। ठीक है, बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे ये सेल या बैटरी है ना, हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल होता है सेल या बैटरी का, वो पेंसिल सेल होता है। पेंसिल सेल जो घर में हम टीवी रिमोट में डालते हैं, एसी के रिमोट में डालते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है सेल का या बैटरी का, वो ये है, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल एक तरफ से ऐसे थोड़ा सा उसकी नॉब बाहर निकली होती है। ठीक है, जहां से ये पोर्शन बाहर निकला होता है ना, ये एंड होता है सेल का पॉजिटिव एंड, और दूसरा फ्लैट एंड होता है इसका नेगेटिव एंड। तो पेंसिल सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, ये इजीली देखा जा सकता है, पेंसिल सेल के ऊपर लिखा होता है। पेंसिल सेल की वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, वोल्टेज मतलब ईएमएफ। पेंसिल सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.5 वोल्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.5 वोल्ट। तो अगर इस बैटरी की ईएमएफ वी है, इसका मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, जिसकी वजह से देखो, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस एंड का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इस एंड का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है, एक ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा आई इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। करंट इन रेजिस्टेंस I इक्वल टू वी बाय आर बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से। ठीक है, हाँ, एक एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल पॉइंट है। देखो, ये करंट ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये करंट कहाँ से आ रहा होगा? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा ना ये करंट। और ये करंट आई जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो एक खास बात है,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलता है ना, नेगेटिव में उतना ही करंट एंटर करता है। और ये भी एक रूल है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट लेते हैं, नेगेटिव में इनवर्ड करंट, और ये करंट सेम होता है। ठीक है, मतलब ये करंट अलग अलग नहीं हो सकता है, कहने का ये मतलब है। कोई बच्चा अगर ये करे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 निकल रहा है, नेगेटिव में करंट I2 एंटर कर रहा है, अलग अलग करंट ले लिए, ये बिल्कुल गलत है। दोनों टर्मिनल्स की ये दोनों साइड वाले करंट बराबर ही होते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं हो सकते हैं। क्या किसी को पता है, किसी को पता है ये मतलब दो टर्मिनल्स में करंट सेम क्यों लेते हैं, अलग अलग ले लें तो प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं बोलना है कि ऊपर तो करंट यही है, ऊपर तो करंट I है, ऊपर करंट आए तो ये I1 है, ये I2 है, इसलिए I1 इक्वल टू I2, ये नहीं बोलना है। क्योंकि हम तो एक जनरल सर्किट के लिए जवाब देंगे। इसमें तो हमें दिख रहा है ना एक रेजिस्टर है, क्या पता सर्किट की इंफॉर्मेशन ही ना हो, सर्किट बड़ा लंबा चौड़ा हो कोई, ठीक है, बहुत बड़ा सा सर्किट है, उसके बीच में किसी एक ब्रांच में बैटरी है। तो हमने एक जनरल रिप्लाई देना है, इस फिगर में देख के नहीं कहना है कि हमें पता है I = I1, I = I2, हेंस I1 = I2, ये नहीं बोलना है। जनरल रिप्लाई क्या है, मतलब पूरा एक बड़ा सा सर्किट है, उस बड़े से सर्किट के किसी कुछ कुछ ब्रांचेस में बैटरीज लगी हुई हैं, अलग अलग जगह पे बैटरीज लगी हुई हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलता है उतना ही नेगेटिव में एंटर करता है, इसका क्या रीजन है? इसका जो फंडामेंटल रीजन है, कई बार बच्चे बता देते हैं, वो देखो, बैटरी जो है ना, इसकी एक फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है, बैटरी ऑलवेज रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, कभी बैटरी पे नेट चार्ज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप कभी सोच के देखो, हमने सेल लिए, हमने सेल लेके टीवी रिमोट में डाले या एसी के रिमोट में डाले, ठीक है, एसी के रिमोट में सेल डाले, 2-4 घंटे रिमोट यूज़ किया, फिर उसके बाद सेल निकालते हैं, सेल निकालते हैं तो हमें सेल से करंट थोड़ी लग जाता है, मतलब सेल हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगर सेल पे कुछ चार्ज आने लगे कि एक एक हमारी सेल है, सेल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ है, और टाइम के साथ पता चला सेल पे नेट चार्ज आता जा रहा है, अरे नेट चार्ज अगर सेल पे आ रहा है, तो सेल को थोड़ी देर के बाद यूज करके हम बाहर निकालें तो हमें तो करंट लग जाएगा सेल से, क्योंकि सेल पे चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है। सिमिलरली, अगर यहाँ पे I1 ≠ I2 हो ना, I1 ≠ I2 हो, तो इस बैटरी पे तो चार्ज एक्यूमुलेट करता जाएगा, क्योंकि देखो, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, I1 अलग है और I2 अलग है, इसका मतलब इस बैटरी में से रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ चार्ज अलग है, रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ चार्ज अलग है। या हम अगर ये सोचें कि चार्ज ज़्यादा रेट से बाहर निकल रहा है और कम रेट से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ऑन द होल इस बैटरी से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल रहा होगा, ठीक है, मतलब करंट को तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना, ज़्यादा रेट से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है मान लो, कम रेट से पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है, यानी ऑन द होल इस बैटरी में से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा होगा। बैटरी में से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, बैटरी पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो थोड़ी देर बैटरी को सर्किट में लगा के फिर बैटरी को बाहर निकालें, हमें तो करंट लगना चाहिए, करंट नहीं लगता है हमें कभी। ठीक है, ए बैटरी ऑलवेज रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी रह सकती है जब एक तरफ से बैटरी का जितना चार्ज बाहर निकल रहा है ना, दूसरी साइड से बैटरी में उतना ही चार्ज एंटर करे या उतना ही करंट एंटर करे, तभी बैटरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। इसलिए बैटरी के एक टर्मिनल से जितना आउटवर्ड करंट जाता है ना, दूसरे टर्मिनल में उतना ही नेगेटिव, उतना ही इनवर्ड करंट आता है, ये दोनों करंट हमेशा सेम लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो I = V/R बाय ओम्स लॉ। और एक और यूजफुल फार्मूला होता है, ऑल्सो रेजिस्टेंस ρL/A होता है। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है ρL/A, रो इज रेजिस्टिविटी, L is length of resistance, A is cross section area, A is क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो मतलब ये एक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, R = ρL/, जो एक अलग टॉपिक में डिराइव किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक टॉपिक है, ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम उसके अंदर आता है, वो अलग थ्योरी है, वहाँ पे ये फार्मूला आ जाता है, R = ρL/, इवन
ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर भी वहाँ प्रूव हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी और उसके सब्सिक्वेंट डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है। प्रेजेंटली मैंने जो स्टैंडर्ड फार्मूले जो बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं वैसे वो लिख दिया है, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू रो एल बाय। हाँ, अब देखो, इसके बाद तो आपको पता होगा, मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे कुछ रेजिस्टेंसेस हैं वो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस हैं जो एक ही लाइन में, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3, इस बैटरी की वोल्टेज V, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर ये सिंगल रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस की तरह कंबाइनली अगर बिहेव कर रहा है, तो जो करंट इस सर्किट में है, ठीक है, जो करंट इस सर्किट में है वही करंट इस सर्किट में होगा, ठीक है। तो अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी जाती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना सारे रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है। ये देखो ना, सारे रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो जो करंट इसके थ्रू है वही दूसरे के थ्रू, वही तीसरे के थ्रू। तो I is same through all resistors, ठीक है। सारे रेजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम होता है। हाँ, और बाकी इसको अगर प्रूव करना है, मतलब डिराइव करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला, तो उसके लिए किस तरीके से करते हैं, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दूसरी के अक्रॉस, तीसरी के अक्रॉस। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो दोनों एंड्स के बीच में है, दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ही होना चाहिए। और क्योंकि ये सर्किट ऊपर वाले सर्किट के इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होना चाहिए, V होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर ही तो आएगा, ठीक है। तो फिर इस V को, ये बाय ओम्स लॉ, V को हम नीचे वाले सर्किट के लिए लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर। और V1 पहले रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1, क्योंकि देखो करंट तो सेम है ना, जितना करंट आए इस सर्किट में उतना ही नीचे वाले सर्किट में। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR1, दूसरे वाले सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 जो कि IR2, तीसरे वाले के अक्रॉस IR3, ठीक है। ये I से I थ्रू आउट कैंसल हो गया, इट गिव्स R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला है। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ये रब कर रहा हूँ। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो इक्विवेलेंट सर्किट तो यही रहेगा, ठीक है। जो मेन सर्किट है उसमें हम तीन रेजिस्टेंस चलो पैरेलल में दिखा रहे हैं। तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिखा दिए, रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ठीक है। और वोल्टेज वही सेम, मतलब इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस है। और ये तीनों रेजिस्टर्स का जो कंबाइंड बिहेवियर है वही बिहेवियर इस सिंगल रेजिस्टर का है, ठीक है। हाँ, अब देखो, इक्विवेलेंट सर्किट में बैटरी अगर करंट आई सप्लाई कर रही है तो एक्चुअल सर्किट में भी वही करंट लेंगे, आई सेम करंट। अब ये जो करंट है ये तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस R1 में I1, इसमें I2 और इस वाले में I3। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, जो करंट सप्लाई कर रही है ना बैटरी, वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, यहाँ वैसे देखो, जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के, तो उसमें सीरीज और पैरेलल तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आइडेंटिफाई करना है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में यूं सीधे सीधे पैरेलल में लगे हुए थोड़ी दिखाई देते हैं। क्वेश्चन में ऐसे सिंपल कनेक्शन थोड़ी होता है कि चलो पैरेलल का फार्मूला लगा के फटाफट आंसर आ गया। अरे क्वेश्चन में तो सीरीज और पैरेलल ढूंढना ही एक टास्क होती है, कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे कौन से पैरेलल में होंगे, ये ढूंढना ही अपने आप में एक टास्क होती है, ठीक है। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे जुड़े हुए नहीं दिखेंगे रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ना एक आइडेंटिफिकेशन है, एक प्रॉपर्टी है। एक तो ये कि पैरेलल में वी सबके अक्रॉस सेम है, देखो, क्योंकि ये बैटरी जुड़ी ही ऐसे हुई है सबके साथ कि सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम है। मगर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में एक्चुअली सेम वोल्टेज पता ही नहीं चल रही होती है। क्वेश्चन में दिखाई ही नहीं दे रहा होता है कि सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है, पता ही नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, और वो इम्पॉर्टेंट तरीका है। तरीका ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबके लेफ्ट एंड एक कॉमन कनेक्टिंग वायर से किसी एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस है ना, सबके लेफ्ट एंड कॉमन कनेक्टिंग वायर से किसी एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। और सबके जो राइट एंड है वो भी एक कॉमन कनेक्टिंग वायर से किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जुड़े होते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, जब कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस के लेफ्ट एंड कॉमन कनेक्टिंग वायर से एक पॉइंट पर जुड़े होंगे और राइट एंड भी कॉमन कनेक्टिंग वायर से दूसरे पॉइंट पर जुड़े होंगे। इन पैरेलल कनेक्शन, लेफ्ट एंड ऑफ ऑल resistors connected are connected to one point. Similarly, other ends are joined to some other point B। ठीक है, मतलब एक साइड पे जो पॉइंट है उसको ए बोल दिया, दूसरे साइड पे जो पॉइंट है उसको बी बोल दिया, ठीक है। तो चलो फिर अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाएं।
हमने क्या ऑब्जर्व किया, एंटर करने वाला जो करंट है वो I1 + I2 + I3। अब फिर ओम्स लॉ लगा देते हैं ना, आई तो V/R होता है, तो करंट आई का एक्सप्रेशन हम इस रेजिस्टेंस से पिक कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस के लिए देखें आई क्या है, V/R। V/R। इस रेजिस्टेंस का जो I1 है वो V/R1। फिर V/R2, V/R3। सॉल्व करके ये आ गया। बस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। ठीक है। इसके बाद आगे चल रहे हैं। आगे मतलब अब कुछ काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस लेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के। फिर एक रूल होता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के। ये इसको हटा रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंसेस हैं। एक एंड पॉइंट ए, दूसरा एंड पॉइंट बी। इसके अलावा कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं। एक वायर ऐसे जुड़ी हुई है, दूसरी वायर ऐसे। ठीक है। इसमें ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन, आर इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कई बच्चों को इसका आंसर ही याद होता है। कई बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर ही पता होता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से तो समझ लो कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना शुरुआत होती है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से। और ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर भी सही देते हैं। कर लो, सोच लो इसके बारे। हाँ, मैक्सिमम केसेस में इस क्वेश्चन का आंसर सही ठीक ही देते हैं बच्चे। ये एक्चुअली तीनों रेजिस्टेंस ना पैरेलल में है, मतलब दिख रहा है कि एक लाइन में लगे। दिख रहा है कि एक लाइन में है, पहले पहला आया, फिर दूसरा रजिस्टर आया, फिर तीसरा आया। बट जब सर्किट वाइज इसको देखते हैं ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब किस तरीके से पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं जो अभी मैं थ्योरी में बता रहा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं ना, उनके सबके एक एक एंड, उन सबके एक एक एंड किसी एक पॉइंट पे जुड़े होंगे, और दूसरे एंड सबके किसी दूसरे पॉइंट पे जुड़े होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस का लेफ्ट एंड ए से जुड़ा है, इस रेजिस्टेंस का राइट एंड ए से जुड़ा है। ठीक है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसका लेफ्ट एंड ए से जुड़ा है, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के एक एक एंड ए से जुड़े हैं, और तीनों के दूसरे एंड बी से जुड़े हैं। इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बी से जुड़ा है, इसका भी दूसरा बी से, और इसका जो बचा हुआ दूसरा एंड है वो बी से। मतलब तीनों रेजिस्टर्स के एक एक एंड पॉइंट ए से जुड़े हैं, दूसरे एंड पॉइंट बी से जुड़े हैं। या और बेटर तरीका पता है क्या है, रेजिस्टेंस के जो एंड्स हैं ना उनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके पता लगा लेते हैं कौन सा कहाँ कनेक्टेड है। देखो, ये एंड नंबर 1, एंड नंबर 2, 3 4 5 6। ठीक है। इसका, इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर रहे हैं। रीड्रॉ मतलब आ, देखो, एक रेजिस्टेंस बनाया 1 और 2 के बीच वाला। ठीक है। अब देखो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 और 5, ये तो सारे ए से जुड़े हैं। पॉइंट नंबर 1
पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये सारे पॉइंट ए से जुड़े हैं, तो 1, 4 और 5, ठीक है, ये ए से जुड़े हैं। अच्छा, जिस रेजिस्टर का एक एंड 4 है उसका दूसरा एंड 3 है, एक एंड 4 है तो दूसरा एंड 3 है। जिस रेजिस्टर का एक एंड 5 है उसका दूसरा एंड 6 है, जिसका एक एंड 5 है उसका दूसरा एंड 6 है। और हमने देखा 1, 4 और 5 कॉमन कनेक्टिंग वायर से पॉइंट ए पे जुड़े हैं। 1, 4 और 5 कॉमन कनेक्टिंग वायर से पॉइंट ए पर जुड़े हैं, ठीक है। और दूसरे एंड भी जुड़े हुए हैं, ये देखो, एंड नंबर 2, एंड नंबर 3 और एंड नंबर 6 एक कॉमन कनेक्टिंग वायर से बी से जुड़े हैं। एंड नंबर 2, एंड नंबर 3 और एंड नंबर 6, तो 2, 3 और 6 ये एक दूसरे पॉइंट से जुड़े हैं। अरे ये तो क्लियर दिख रहा है, ये तो पैरेलल में ही है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं दे आर इन पैरेलल, ऑल थ्री आर इन पैरेलल, फुल स्टॉप, आर इफेक्टिव, ये R/3 हो जाएगा। पैरेलल का फार्मूला लगाएं, पैरेलल का फार्मूला लगा के आर इफेक्टिव की वैल्यू R/3 आ रही है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, इसी सर्किट में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये ये जो वायर्स है ना, ये ऊपर और नीचे वाली वायर्स, वायर्स की जगह लेटस से रेजिस्टेंस है, वायर की जगह रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस इधर प्लेस कर दिया, एक रेजिस्टेंस इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें निकालो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये तो पिछले क्वेश्चन का था ना। देखो, एक्चुअली इसमें जो कंसेप्ट, ये एक्चुअली डायरेक्ट सीरीज पैरेलल का है ही नहीं, है क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज पैरेलल से नहीं होगा ये। इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है ना वो थोड़ा आगे का कंसेप्ट है, वो चैप्टर में हमने आगे पढ़ना है। इसमें लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, मगर अब व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पढ़ाया तो है नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन उसका दे दिया, बच्चा तो यही सोचेगा ना, वो मैंने ना इसलिए दिया है क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन को जस्ट हल्का सा मॉडिफिकेशन करके ये सर्किट बन गया ना। पिछले क्वेश्चन में ये वायर थी, पिछले क्वेश्चन में ये वायर थी, तो वायर की जगह रेजिस्टेंस प्लेस कर दी तो वो एकदम से एक दूसरा स्टैंडर्ड सर्किट बन जाता है। तो मैंने उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन दे दिया है। अभी जितना इसमें जो यूजफुल 2-3 सेंटेंस है ना वो हम लिख लेंगे, 2-3 सेंटेंस लिख लेंगे और बाकी फिर आगे चलेंगे। प्रॉपरली जो व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक है वो बाद में आएगा, ठीक है। और इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि मैंने अभी ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक माइनर मॉडिफिकेशन करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन गया, और क्वेश्चन ये कॉमन है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो क्वेश्चन प्रेजेंट क्वेश्चन है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसी बहाने होता क्या है, मैं मानता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बाद में बताना है, क्वेश्चन अभी दे दिया, मगर वो सर्किट तो बच्चे को याद हो जाएगा, सर्किट याद हो जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। और कॉमन क्वेश्चन है, कहीं पे क्वेश्चन आया आप इमीडिएटली सॉल्व कर दोगे व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के। तो इस पर्पज से ये मैंने लिखवा दी है, ठीक है। हाँ, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी डिस्कस्ड लेटर, ठीक है। इसका जो आंसर है ना, आंसर ये है, आर इफेक्टिव इसका आर के बराबर आ जाता है। मतलब इसमें होता क्या है, ये जो रेजिस्टर्स है ना, इसमें कोई एक रेजिस्टर रिमूव हो जाता है, ये वाला हट जाता है, ये वाला रिमूव हो जाता है, और बाकी जो सर्किट है वो सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाता है।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमने बाद में डिस्कस करना है, उसकी डेरिवेशन थ्योरी रिजल्ट वगैरह सब बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको मैंने यहीं पर इसी जगह पे करवा दिया। ठीक है, चलो अभी इससे आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं इससे। इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखो, मैं एक नोट लिख रहा हूँ, नोट। ए या एन ऑब्जेक्ट में ऑफर, an object may offer different resistances when battery is connected across, when battery is connected across different different ends of this object। ये अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट नोट कर लो, इसके डिस्कशन में अभी हम लोग जाएंगे। An object may offer different resistances when battery is connected across different ends of this object। अब इसका मतलब क्या है? इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक ना ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, ये डस्टर। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है ये डस्टर। ये डस्टर वैसे लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी जो है, वुड, वुड तो इंसुलेटर ही होती है। चलो मान लेते हैं ये कुछ कंडक्टिंग सब्सटेंस का बना है, जिसकी कुछ ना कुछ मतलब एक फाइनाइट टाइप की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो डस्टर है ना, इसकी सारी डायमेंशंस लगभग अलग अलग हैं। इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ कुछ और है, और हाइट कुछ और ही है। ठीक है, तो इसके ना अलग अलग एंड्स के बीच में जब बैटरी जोड़ेंगे तो ये रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैटरी यूं जोड़ दूं, अगर मैं बैटरी इसके दोनों एंड्स के बीच में जोड़ दूं, रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाय ए होता है। रो एल बाय ए, तो एल की जगह ये लेंथ लेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह ये एरिया लेंगे जिसके थ्रू करंट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अलग आएगी। अच्छा, अब इसी डस्टर के लिए मैंने बैटरी ऐसे जोड़ दी, मैंने बैटरी ऐसे दोनों एंड्स के बीच में ऐसे जोड़ी है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस अलग ऑफर करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाय, रो तो रेजिस्टिविटी है, एल की जगह हम ये वाली डायमेंशन लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करंट। एल की जगह ये डायमेंशन लेंगे, एरिया की जगह ये एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली सेम कंडक्टर में अगर हम अलग अलग एंड्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करें ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर। बेसिकली उसे सिलेंड्रिकल शेल भी कह सकते हैं। ये फिगर कुछ इस टाइप से है। ये एक सिलेंडर अंदर बनाया, फिर दूसरा सिलेंडर इसके बाहर है ऐसे। ठीक है, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर। इसका अंदर वाला रेडियस जो है वो आर, और बाहर वाला जो रेडियस है वो 3r। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो h। नाउ दिस इज ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है यानी कि इसके अंदर इस रीजन में एयर है, ये अंदर वाले रीजन में एयर है, बाहर तो ऑफ कोर्स एयर है ही। मटेरियल जो है ना, मटेरियल इसका आर और 3r के बीच में है। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी रो वाला मटेरियल आर और
रेडियस आर और 3r के बीच में है रेजिस्टिविटी रो वाला मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फिगर shows a hollow cylinder having inside and outside radius r and 3r. Material of this object has resistivity rho. Material of this object has resistivity rho. रेजिस्टेंस ऑफर्ड पूछा हुआ है। फाइंड resistance offered by this hollow cylinder if a battery is connected between if a battery is connected between top and bottom of cylinder, inside and outside slant surface. हाँ, इसके बारे में सोचो किस तरीके से करेंगे। मैं अभी 2 मिनट में कंटिन्यू करूंगा। हाँ, वैसे इस क्वेश्चन में मैं 5 to 10 मिनट्स देता हूँ क्लास में सोचने के लिए। उतने में कुछ बच्चे इसको कर भी लेते हैं, स्पेशली फर्स्ट पार्ट तो कर लेते हैं, सेकंड में थोड़ा फंस जाते हैं। तो चलो हम शुरू कर रहे हैं, अदरवाइज क्लास में तो मैं 5 to 10 मिनट्स इसके लिए पूरा देता हूँ। हाँ, देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप। देखो, बॉटम और टॉप के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट की ऐसे, तो इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला जो है ना, R = ρ L/, वो लग ही जाएगा वैसे। रेजिस्टेंस का फार्मूला तो ये होता ही है ना, ρ L/, रेजिस्टिविटी रो है। एल क्या होता है वैसे? एल जो होता है, एल तो वो होता है ना कंडक्टर का एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस। एल जो होता है कंडक्टर का एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस होता है। तो जब बैटरी टॉप और बॉटम के बीच में जुड़ी तो टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? एच है। एल की जगह एच आ गया। एरिया क्या लेते हैं? एरिया वो एरिया लेते हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट तो यहाँ पे पूरा इसके मटेरियल के थ्रू फ्लो कर रहा होगा ना ऐसे, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया यही तो लेंगे जहाँ पे मटेरियल है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो बाहर वाला एरिया इसका देखा, बाहर वाला रेडियस इसका 3r है, अंदर वाला रेडियस r।
तो बाहर वाले सरफेस एरिया यानी टोटल टोटल जो टोटल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें से अंदर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस कर दें तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो एरिया इसका आ जाएगा पाए 3r² माइनस πr², यानी कि ρh/8πr²। ठीक है, दिस इज इट्स रेजिस्टेंस। एक मिनट, यहाँ ना रेजिस्टेंस के लिए भी आर यूज कर रहे हैं, रेडियस के लिए भी आर है। रेडियस आप जरा अपनी कॉपी में ए कर लो, ए, आर की जगह ए कर लो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इस पार्ट में तो इजीली हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, ρh/8πa²। सारी डिफिकल्टी और जो चैलेंज है ना वो सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट के लिए और थोड़ा चीज़ों को हमें इन डेप्थ समझना पड़ेगा। सेकंड पार्ट का आंसर रेयर है कोई बच्चा निकाल पाता है। जैसे 50 बच्चों को या 60 बच्चों को ये क्वेश्चन दें, 50 to 60 स्टूडेंट्स में से कोई एक बच्चा जो है सेकंड पार्ट का आंसर निकाल पाता है। चलो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। देखो, सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए ना पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा। देखो, सेकंड पार्ट, पहली बात तो ये, फार्मूला R = ρl/a can directly be applied if conductor has uniform cross section, if conductor has uniform cross section area। क्योंकि आप ये देखो, रेजिस्टेंस R = ρl/a, मतलब पूरी लेंथ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए ही दिख रहा है। कंप्लीट लेंथ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इस फार्मूले में। तो एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर की लेंथ L, बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हर जगह एक ही है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हर जगह एक ही है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया सेम होता है ना, तब R = ρl/a लग जाता है। अब मान लो इसी केस में ये रॉड ना होकर के एक फ्रस्टम जैसा होता। ठीक है, इफ कंडक्टर हैज वेरिएबल, अच्छा, ये जो मैं कंडक्टर लिख रहा हूँ ना, मतलब आइडियल कंडक्टर तो वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल कंडक्टर्स है। प्रैक्टिकल कंडक्टर जिनकी कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगी, जैसे हमारे घरों में जो सर्किट होता है, बिजली का जो सर्किट है, वायरिंग जो है, कॉपर की वायर लगी होती है। ठीक है, सारा जो घर में स्विच बोर्ड के अंदर वायर वगैरह है, जो वायरिंग है दीवारों के अंदर, वो सारी कॉपर वायर होती है। अरे कॉपर इज ए कंडक्टर, कॉपर इज ए कंडक्टर, मगर कुछ रेजिस्टेंस तो उसकी होती है। तो ये कंडक्टर जो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ये फाइनाइट रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर है। ठीक है, परफेक्ट वो आइडियल कंडक्टर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस ही जीरो हो। हाँ, इफ कंडक्टर हैज वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एज शोन। अब जैसे कंडक्टर हमने ऐसा ले लिया फ्रस्टम, ठीक है, इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ दी। अब R = ρl/a थोड़ी लग जाएगा इसमें डायरेक्टली, क्योंकि एरिया अब लोगे क्या, R = ρl/a can't be applied directly as cross section area A changes over complete length L। पूरी लेंथ के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज होता जा रहा है। तो R = ρl/a में L तो चलो लिख लोगे, L हम लिख लेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस जो है वो L है। अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिख पाएंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में वैसे क्या करेंगे, अगर फ्रस्टम की रेजिस्टेंस निकालनी है लेटस से, किस तरीके से करेंगे, कुछ आइडिया है?
कुछ बच्चे इसका जवाब दे देते हैं, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। टू फाइंड रेजिस्टेंस इन सच केस वी अप्लाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये सारी कहानी मैं क्यों बोलने लग गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट वेरिएबल, अरे ये सेकंड पार्ट में ये सारी थ्योरी लग रही है, इसलिए मैं बोल रहा था। सेकंड पार्ट में ये प्रॉपर यही सारा डिस्कशन लगेगा, इंटीग्रेशन होगी उसमें, ठीक है। तो आ, अब शुरू करते हैं। जो सेकंड पार्ट का सिचुएशन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये मैं रब कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में जो हमने मतलब क्या क्वेश्चन में था कि बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड स्लांट सरफेस। तो बैटरी का एक टर्मिनल अंदर वाले सरफेस से कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल बाहर वाले सरफेस से, ठीक है। तो करंट इसमें फ्लो कैसे करेगा वैसे? करंट कैसे फ्लो करेगा, इसका करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, बैटरी को किसी एक पॉइंट से नहीं जोड़ा है, मतलब बैटरी को ना पूरे अंदर वाले स्लैंट सरफेस से कनेक्ट कर दिया है एक सिमेट्रिक वे में। और बैटरी का ये वाला जो वायर है, इसको भी बाहर वाले स्लैंट सरफेस से ऐसे सिमेट्रिकली कनेक्ट कर दिया है, कोई ऐसे दो पॉइंट लेके यूं जोड़ नहीं दिया है। पूरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पूरा प्रॉपरली आइडेंटिकल वे में पूरे अंदर वाले स्लैंट सरफेस से कांटेक्ट में है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन ए सिमेट्रिक वे आउटर स्लैंट सरफेस के कांटेक्ट में। तो उस केस में करंट का फ्लो कैसा होगा जरा बताना। कुछ बच्चे इसका जवाब दे देते हैं वैसे। करंट फ्लो इज, मतलब फिजिक्स में एक टर्म है उसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। करंट फ्लो विल बी रेडियली आउटवर्ड, सिलेंडर में रेडियस के अलोंग ऐसे अंदर से बाहर फ्लो करेगा ऐसे। करंट फ्लो विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये लिख देता हूँ। करंट फ्लो will be radially outward. Current flow will be radially outward. अब देखो ऐसे केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों वेरी कर रहा है? अब जैसे जैसे करंट अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो उसके रास्ते में इंक्रीजिंग एरियाज आ रहे हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसे सिलेंडर है जो अंदर से बाहर ऐसे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर है जो अंदर से बाहर की तरफ यूं बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, उसके रास्ते में यूं बड़े एरियाज आते जाएंगे ना। बड़े एरियाज आते जाएंगे करंट के रास्ते में, पहले अंदर से शुरू करेगा, थोड़े कम एरिया को क्रॉस करेगा, बाहर निकलेगा, ज़्यादा एरिया आ जाएगा उसके रास्ते में, और बाहर निकलेगा और ज़्यादा एरिया आ जाएगा। तो जो स्लांट सरफेस का एरिया उसके रास्ते में आ रहा है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। या इसको, वैसे तो मुझे लग रहा है इतनी बात से ना बच्चे विजुलाइज कर लेते हैं। मेरे पास एक पेज है। मैं ना ये कह रहा हूँ, ये मैंने एक ऐसे हॉलो सिलेंडर बना लिया है, ठीक है। मैंने कागज लपेट के एक हॉलो सिलेंडर बना लिया है। तो जैसे जैसे करंट रेडियली आउटवर्ड जा रहा है उसके रास्ते में ये बड़े सिलेंडर आते जाएंगे ना ऐसे, ये सिलेंडर बड़े होते जाएंगे। पहले अंदर से करंट ने स्टार्ट किया, अंदर तो सिलेंडर बहुत छोटा होगा। अंदर जब करंट बाहर आना शुरू हुआ तो सिलेंडर बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे करंट रेडियली आउटवर्ड आता जा रहा है ये सिलेंडर बड़े होते जा रहे हैं ना, उसके रास्ते वाले करंट के रास्ते वाले सिलेंडर यूं बड़े होते जा रहे हैं, तो उनका स्लांट सरफेस का एरिया भी बड़ा होता जा रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि करंट जो क्रॉस कर रहा है ना, करंट जैसे जैसे अंदर से बाहर आ रहा है उसके रास्ते में इंक्रीजिंग एरियाज आते जा रहे हैं, स्लांट सरफेस के एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेके देखो। एक डिफरेंशियल एलिमेंट हमने कहीं बीच में ले लिया, ठीक है। मैं अलग से बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट बना के कुछ क्लियर नहीं होता है।
डिफरेंशियल एलिमेंट। सिलेंडर के अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा लेते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ, तो डिफरेंशियल एलिमेंट एक हॉलो सिलेंडर होगा, ऐसे एक पतला सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेल कहते हैं इसको, सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, सेंटर से इसका रेडियस ले लेते हैं एक्स, और इसकी थिकनेस डी एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसके अंदर से बाहर वाले सरफेस की तरफ जा रहा है ना। जो करंट फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर वाले सरफेस की तरफ जा रहा है। और करंट के रास्ते में कितना एरिया आ रहा है, जो एरिया है वो 2 पाए एक्स एच होगा, 2 पाए एक्स एच। क्योंकि करंट जब इसके स्लांट सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है, स्लांट सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो स्लांट सरफेस का एरिया तो 2 पाई आर एल होता है ना सिलेंडर का। तो 2 पाई एक्स इंटू एच इतने एरिया को वो करंट क्रॉस कर रहा होगा। और जैसे जैसे करंट बाहर आएगा, करंट जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड आ रहा है ना, बाहर आएगा, तो इन सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स जो उसके रास्ते में आ रहे हैं उनका रेडियस बड़ा होता जा रहा है। तो ये एक्स की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो करंट के रास्ते में ये इंक्रीजिंग एरियाज आते जाएंगे, उसके रास्ते में जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया को करंट क्रॉस कर रहा है वो एरिया बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है। ये रेडियली आउटवर्ड जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके रास्ते में इंक्रीजिंग एरियाज आते जा रहे हैं लगातार। सबसे अंदर वाले क्रॉस सेक्शन को जब वो क्रॉस करेगा उसके रास्ते में सबसे कम स्लांट एरिया होगा। ठीक है, जब बाहर पहुंच जाएगा करंट तो उसको सबसे ज़्यादा स्लांट सरफेस का एरिया फेस करना पड़ेगा। तो करंट के रास्ते में जो एरिया आ रहा है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेट डी आर इज रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। ऑल डिफरेंशियल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे डिफरेंशियल एलिमेंट सीरीज में होंगे। सीरीज में क्यों है, क्योंकि जो करंट बैटरी से सबसे अंदर वाली साइड से एंटर कर रहा है वही करंट तो सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जो करंट सबसे पहले एलिमेंट में अंदर से एंटर कर रहा है वही करंट आखिरी एलिमेंट से बाहर निकल रहा है। तो सारे एलिमेंट्स में एक ही करंट तो फ्लो करता जा रहा है बाहर की तरफ, सारे एलिमेंट्स में एक ही करंट, सेम करंट फ्लो कर रहा है अंदर से बाहर। यानी, और जब सब में एक ही करंट फ्लो करता है तो ऐसे रेजिस्टर तो सारे सीरीज में होते हैं। तो सारे डिफरेंशियल एलिमेंट सीरीज में होंगे। ठीक है, यानी कि आर नेट जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस ऐड होती चली जाती है ना, यानी कि आर नेट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। क्योंकि एडिशन का मतलब तो इंटीग्रेशन ही होता है ना, तो सारे डी आर ऐड करने की बजाय सीधा इंटीग्रेशन डी आर लिख दिया। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी एल बाय ए। बताना, रो एल बाय में एल क्या लेंगे और एरिया क्या लेंगे। बच्चे काफी सोच के इसका जवाब देते हैं, बाकी कोई कोई बच्चा ठीक आंसर दे देता है। देखो, एल क्या होता है, एल इज एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड बाय करंट। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक करंट जो डिस्टेंस कवर करता है, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक करंट जो डिस्टेंस कवर करता है उसे लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ तो करंट अंदर वाले स्लैंट सरफेस से बाहर वाले स्लैंट सरफेस तक ही जा रहा है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय करंट तो सिर्फ डी एक्स है। करंट अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस तक जा रहा है डिफरेंशियल एलिमेंट के। डिस्टेंस कवर्ड बाय करंट फ्रॉम वन एंड टू अदर इज डी एक्स, रो एल बाय ए। कितने एरिया को करंट क्रॉस कर रहा है, 2 पाई एक्स एच। स्लांट सरफेस के एरिया को ही तो करंट क्रॉस करके जा रहा है ना अंदर से बाहर, तो एरिया क्रॉस्ड बाय करंट इज 2 पाई एक्स एच, स्लांट सरफेस का एरिया। बस,
रो अपॉन 2 पाई एच इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एक्स क्या है? कॉमन एक्सिस से डिस्टेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो डिस्टेंस ए से शुरू हुआ, आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट 3a तक जा रहा है, तो एक्स की लिमिट होगी ए से एक्स इक्वल टू 3a तक। ठीक है, रो अपॉन 2 पाई एच, ये आपको पता ही होगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है जिसकी लिमिट ए से 3a, तो रो बाय 2 पाई एच एल एन। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई। ठीक है, तो लॉग बेस ई या एल एन 3a माइनस एल एन ए। लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, तो लॉग ऑफ 3a अपॉन ए से ए कट गया तो ये आ गया ln 3। ठीक है, तो आर नेट। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट के केस में ये ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, वो इतनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रो अपॉन 2 पाई एच इंटू ln 3। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो चलो, इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की डेरिवेशन की है, कुछ क्वेश्चन किए। अगले सेशन में भी मैं इसी डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करूंगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के और क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉज, इन टॉपिक्स की तरफ अब हम जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।